बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका टैक्समैन तारिक चुनियो। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के एक करंट इशू को डिस्कस करेंगे और वो ये है कि डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जब पर्सनल नेचर की है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है। मसलन आप अपनी पर्सनल यूज में रहने वाली गाड़ी या आप कुछ और चीजें जैसे घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें अगर डिस्पोज ऑफ करते हैं और उस पे आपको कोई गेन आता है या इनकम अराइज होती है तो क्या वो इनकम टैक्सेबल है या नहीं। इस पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा, स्पेसिफाई करते हैं उसको। क्वेश्चन ये है कि एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरी पर्सनल नेचर की। इसके बारे में हमने देखना है कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, टैक्स इसके बारे में क्या रूलिंग दे रहा है। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स लॉ को समझना होगा ताकि इस क्वेश्चन को हम समझ सके। और इनकम टैक्स लॉ में रेलेवेंट पॉइंट्स हैं दो। पहला पॉइंट ये है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम है 5 हेड्स में की गई है। उन 5 हेड्स में सैलरी के अंदर एम्प्लॉयमेंट इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट, जो मूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक ही नहीं है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकलता है रेंट फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो फर्स्ट हेड था सैलरी जिसमें एम्प्लॉयमेंट इनकम आई, वो भी इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट नहीं है। और दूसरे में चूंकि प्रॉपर्टी ही इमूवेबल है, कौन सी, लैंड और बिल्डिंग, और उसका रेंट, तो वो हेड भी रेलेवेंट नहीं है। अब आता है बिजनेस इनकम। बिजनेस के लिए प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस, जो सेक्शन 18 है वो भी यहां से आउट हो जाता है। उसके बाद आता है कैपिटल गेन और फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें देखना होगा कि कैपिटल गेन्स की ट्रीटमेंट क्या है इस हेड में, इसके बारे में क्या लिखा गया है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसके बारे में क्या लिखा है। ये हमने दो रेलेवेंट हेड्स ऑफ इनकम आइडेंटिफाई कर लिए जो हमारे क्वेश्चन से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले आएंगे हम कैपिटल गेन की तरफ। कैपिटल गेन में बताया गया है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट, यहाँ कैपिटल गेन के अंदर हमें 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स की टैक्स ट्रीटमेंट मिलती है। एक मेजर स्ट्रीम है जिसको हम कैपिटल एसेट कहते हैं और दूसरी तरफ एक है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स वगैरह आ जाते हैं। और कैपिटल एसेट को फिर दो क्लासिफिकेशंस, मूवेबल और इमूवेबल की तरफ लेके गए। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अलग ट्रीट किया गया है और बाकी प्रॉपर्टीज को अलग ट्रीट किया है। इसका मतलब है कि कैपिटल एसेट बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी की अलग ट्रीटमेंट है और कैपिटल एसेट अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी की अलग ट्रीटमेंट है। तो दो तरीके से हमने इसको क्लासिफाई किया और 3 स्ट्रीम्स जो हमने कहा था वो निकल आई। पहली क्या है, कैपिटल एसेट, दूसरी क्या है, सिक्योरिटीज, और इसके बाद हमने कहा कि कैपिटल एसेट में फिर ये तो दो मेजर क्लासिफिकेशन हो गई। फिर हमने कहा कि कैपिटल एसेट में फिर दो स्ट्रीम्स हो जाती हैं। पहली स्ट्रीम का ताल्लुक है किससे, कैपिटल एसेट बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी और कैपिटल एसेट अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से इस हेड की इनकम्स को कैपिटल गेन को कवर किया गया है। अब इसका मतलब हुआ कि हम अपने क्वेश्चन को अगर इस हेड से लिंक करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी है और पर्सनल नेचर की है, क्या उसके डिस्पोजल पे गेन पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमें मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। सिक्योरिटीज में तो नहीं आएगा, कैपिटल एसेट में जाएंगे। कैपिटल एसेट की भी किस क्लासिफिकेशन में जाएंगे, कैपिटल एसेट की अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इस नतीजे तक, इस रूलिंग तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन किस चीज की, डेफिनेशन आती है कैपिटल एसेट की। कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 37 में, और डिफाइन करते हुए कैपिटल एसेट की जो बुनियादी तौर पे बेसिक जो डेफिनेशन का हिस्सा है वो ये है कि कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by the person, property of any kind, if it is property, if it is जिसको कहा जाए ना कि किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी, बट इफ इट इज प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजेबल, इंटेंजेबल, और आगे सुनिएगा, मींस एनी प्रॉपर्टी, कौन सी, एनी काइंड हेल्ड बाय द पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। इसका मतलब है कि हर किस्म की प्रॉपर्टीज आ गई, मगर फिर ये एक्सक्लूजन्स करता है ताकि वो कैपिटल एसेट्स जो कि वो चाहता है कि टैक्स ना हो इस हेड में। जैसे पहले एक्सक्लूजन है स्टॉक इन ट्रेड की,
स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल, स्टोर्स फॉर रॉ मटेरियल्स, इसको निकाल देता है। इस तरीके से बाकी एक्सक्लूजन है। मगर हमारे लिए जो क्वेश्चन है उसके लिए रेलिवेंट एक्सक्लूजन क्या है? रेलिवेंट एक्सक्लूजन ये है कि एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। और आगे क्या लिखा है? ऊपर हम क्या देख चुके हैं कि प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करते हुए, डिफाइन करते हुए कहा गया कि कैपिटल एसेट में कवर हो जाएगी, चाहे उसकी नेचर पर्सनल हो, चाहे उसकी नेचर बिजनेस हो। इफ इट इज प्रॉपर्टी और वो वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस है, तो इसका मतलब है कि अपेरेंटली मूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सनल नेचर की हो जाने से कैपिटल एसेट तो बन गया। मगर क्या इसे एक्सक्लूड किया गया है? तो इसका जवाब क्या है कि एक्सक्लूजन पे हमें देखना होता है ये लास्ट वाला पेरा क्या कहता है? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ये एक्सक्लूड हो जाएगी। कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी? हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। तो मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज को एक्सक्लूड किया गया है कैपिटल एसेट से। कैपिटल एसेट से एक्सक्लूजन की वजह से क्या मूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल नेचर की टैक्स होगी? नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? इस कैपिटल एसेट की, कैपिटल गेन की स्कीम की हद तक हमने एक बात देखी। अब इसमें थोड़ी सी और वजाहत की जरूरत है कि क्या सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज एक्सक्लूडेड है? तो इसका जवाब है नो। इसमें कहा गया है कि वो 6 क्लासिफिकेशंस उन एसेट्स की जो कि सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 में गिवन, वो चाहे मूवेबल है चाहे पर्सनल है, फिर भी उसको एक्सक्लूड नहीं किया गया। कैसे? जब एक्सक्लूड किया जा रहा था तो इसमें क्या कहा गया? एक्सक्लूड करते वक्त कहा गया कि एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग, अब मैं बात मुकम्मल आपको बता रहा हूं, एक्सक्लूडिंग वो कैपिटल एसेट जो स्पेसिफाइड 38 सबसेक्शन 5 में है। तो इसका मतलब है सबसे पहले फर्स्ट बात क्या कही? फर्स्ट बात कही गई कि अगर वो प्रॉपर्टी है तो कैपिटल एसेट है। फिर उसमें से एक्सक्लूजन की गई, कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। फिर इस एक्सक्लूजन से भी एक्सक्लूजन कर दिया गया, किसे? जो सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 में डिक्लेयर्ड एसेट्स है। इसका मतलब है एक्सक्लूजन से एक्सक्लूजन की वजह से वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो जो लिस्ट सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 देता है वो कहलाते हैं डिक्लेयर्ड कैपिटल एसेट, क्योंकि उसको बाय नेम डिक्लेयर किया गया है। और वो कौन से हैं? वो है पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड अदर वर्क ऑफ आर्ट। फिर है ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो और बुक, पोस्टेज स्टैंप और फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर पोस्टेज स्टैंप के ही फर्स्ट एडिशन को कहा जाता है, कॉइन और मेडेलियन, और आखिरी है एंटीक। ये 6 किस्म के एसेट्स मूवेबल भी हैं, पर्सनल भी होंगे, फिर भी ये बन जाते हैं कैपिटल एसेट और इस वजह से उनके डिस्पोजल पे टैक्स लगता है। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन को आंसर कर दिया। क्वेश्चन क्या था कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो, पर्सनल नेचर की हो, क्या टैक्स होगी? तो जवाब है कैपिटल गेन की हद तक टैक्स नहीं होगी। कौन कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टीज? सिवाय, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिवाय उन 6 कैपिटल एसेट्स के जो 38 सबसेक्शन 5 की लिस्ट अभी मैंने बताई, वो तो टैक्स होंगे, वो डिक्लेयर्ड कैपिटल एसेट्स हैं। इनको छोड़ दें, उन 6 को छोड़ के बाकी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जैसे हमारी अपनी गाड़ी, बाइक, इक्विपमेंट, गिटार, कोई भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो पर्सनल नेचर की है, वो कैपिटल एसेट में नहीं आई, एक्सक्लूड कर दी गई। रिजल्टेंट की कैपिटल गेन, अगर उसमें कोई गेन आता है तो कैपिटल गेन में फॉल नहीं करता। अब रह जाती है दूसरी चीज कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अगर वो कैपिटल गेन में नहीं भी आया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्योंकि सारी उन इनकम्स को कवर करता है जो फर्स्ट 4 हेड्स में नहीं आते, तो फिर इसके लिए हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 को देखना पड़ेगा। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 बताता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या टैक्स होगा, अमाउंट चार्जेबल क्या है। और अमाउंट चार्जेबल स्पेसिफाई करते हुए बताया गया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा क्या? इनकम, इनकम्स, कौन सी इनकम्स? वो जो किसी और हेड में कवर नहीं हुई। अब बात समझने की है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो ये कि सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 तय करेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का स्कोप, और स्कोप बताते हुए वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया इनकम। तो अगला वर्ड क्या होता है? गेन, वो इस्तेमाल नहीं किया है। अब आप सेक्शन 38, आप इसके अलावा सेक्शन 37 स्पेसिफिकली देखें, वो डील कर रहा था कैपिटल गेन से, वहां तो है ही गेन। सेक्शन 18 इनकम फ्रॉम बिजनेस, सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स, स्पेसिफाई करा एंड गेन्स। इसी तरीके से सैलरी, वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर स्पेसिफाई हो रही है। यहां आके मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा, और वो रूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस
2001 के कॉन्टेक्स्ट में और इवन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 की कॉन्टेक्स्ट में भी रहा है। और वो क्या है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस प्राइमरीली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से 2001 इनकम को टैक्स करने के लिए आया है। तो रूल ये है कि अगर कोई अमाउंट इनकम होगा, अगर वो अमाउंट इनकम होगा तो टैक्सेबल होगा, ये रूल है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर उसे स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया, यानी इस लिस्टेड क्या होगा, टैक्सेबिलिटी की लिस्ट नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन की लिस्ट मिलेगी, विच मींस के एक्सेप्शन है एग्जेम्पशन। पॉइंट समझिएगा, रूल है टैक्सेबिलिटी, रूल है टैक्सेबिलिटी और एक्सेप्शन है एग्जेम्पशन। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हो। फिर हम आते हैं गेन की तरफ। तो गेन के बारे में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इनकम के लिए है, गेन अलग चीज है, इनकम अलग चीज है। मगर हमारे लॉ की स्कीम क्या है कि अगर वो गेन है तो रूल ये होगा कि वो टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं है। एक्सेप्शन क्या है? हाँ, टैक्सेबल हो सकता है। कब टैक्सेबल हो सकता है? जब स्पेसिफाई कर दिया जाए। तो अगर इसी बात को मैं बड़े सिंपल अल्फाज में बताऊं तो उसूलन कोई भी गेन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्सेबल नहीं है, कोई भी गेन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्सेबल नहीं है अनलेस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्पेसिफिकली उसको टैक्स करे। जब वो स्पेसिफिकली टैक्स करेगा तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, टैक्स हो जाएगा। और इनकम के लिए जैसे मैंने कहा कि उसकी लिस्ट देना जरूरी नहीं है, इफ इट इज इनकम टैक्स लग जाएगा। हाँ, टैक्स नहीं लगाना चाहता, एग्जेम्पशन के सेकंड शेड्यूल में उसको लिख दिया जाएगा या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के किसी सेक्शन में लिख दिया जाएगा। अलबत्ता गेन की टैक्सेबिलिटी कैसे है कि गेन उसी वक्त टैक्स होगा जब उसको स्पेसिफाई किया जाए। आ जाए अब कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या है कि 39 सबसेक्शन 1 किसे टैक्स करना है? सिर्फ इनकम को। इसका मतलब क्या हुआ? गेन जो किसी और हेड में टैक्स नहीं हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी टैक्स नहीं होगा। तो इन लीगल रीजनिंग्स को अब हम कनेक्ट करें और एक इलस्ट्रेशन यूज करें। से मेरी एक पर्सनल कार है, जाती यूज की, बिजनेस की इसलिए नहीं कहता कि वो डेप्रिशिएबल एसेट में चला जाता है। और डेप्रिशिएबल एसेट के लिए फिर उसके लिए सेक्शन जो हमारा 22 है सबसेक्शन 8 में उसके डिस्पोजल के गेन की बात करना है। तो पर्सनल होना जरूरी है हमारे करंट क्वेश्चन की तरफ। हमने गाड़ी परचेज की, से हमने गाड़ी परचेज की थी 3.5 मिलियन की, ये उसकी कॉस्ट थी। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट है। अब हुआ क्या, से गाड़ियों की प्राइस हमने अभी इसको यूज किया, डेप्रिशिएबल एसेट हो गई। जैसे हम आमतौर पे बिजनेस में डेप्रिशिएट करते हैं तो पर्सनल में तो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगा, मगर पर्सनल में भी वेयर एंड टेयर होगी। ठीक है, मैं चूंकि प्राइसेस बड़ी हैं, अगर व्हाट इफ के जब हमने परचेज की थी 2 साल पहले 3.5 मिलियन की है, इस वक्त हमें 4.5 मिल जाए। चूंकि ये पर्सनल नेचर का एसेट है, इसकी डेप्रिसिएशन नहीं है, इसकी WDV रिटन डाउन वैल्यू या कैरिंग वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो तो उस वक्त होता है जब बिजनेस के लिए इस्तेमाल होना। जाती एसेट है, खरीदा 3.5 का, बेचा 4.5 का, मुझे हो रहा है सीधा सीधा 1 मिलियन का गेन। 1 मिलियन का मुझे गेन हो गया। सवाल ये है कि नेचर क्या है? नेचर है इसकी पर्सनल, मूवेबल, मूवेबल और पर्सनल। और ये लॉ मैंने आपके सामने रखा। अब आप खुद नतीजा निकालें कि इस पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। नतीजा यही है कि पर्सनल एसेट्स जो हम अपने जाती इस्तेमाल में लाते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उनके डिस्पोजल पे होने वाले गेन को टैक्स नहीं करता। और ये सिर्फ पर्सनल कार के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे और एसेट्स, चाहे किसी भी किस्म का एसेट हो, शर्त क्या है कि वो मूवेबल हो और पर्सनल हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।